जिंदगी की राहें अक्सर हमसे कहीं ज्यादा दूर तक सोचती हैं और हम सिर्फ उन पे चलने वाले मुसाफिर बनकर रह जाते हैं। कभी कभी ये राहें हमसे ख्वाब देखती हैं, एक ऐसी तलाश का जो हमारे अंदर छुपी होती है लेकिन जिसे हम समझ नहीं पाते। द अल्केमिस्ट पालो कोएल्हो का एक ऐसा ही एक नकाब है जो हमारे अंदर के सपने को जगाने की कोशिश करता है। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो एक चरवाहे की छोटी सी दुनिया से शुरू होती है और खत्म होती है एक ऐसे राज पर जो हर किसी के दिल में छुपा होता है। आप सुन रहे हैं द कहानीबाज, जहां हम कहानियों के जहन में खो जाते हैं, उन जज्बात के सफर पर जो सिर्फ किताबें ही नहीं जिंदगी भी हमें सिखाती हैं। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे कहानी की जो हम सब ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में महसूस किया है। द अल्केमिस्ट। कीमियागर अल्केमिस्ट ने एक पुस्तक उठाई जो कारवां के किसी व्यक्ति ने खरीदी थी। उसके पन्ने पलटते हुए उसे उसमें नार्सिस के बारे में एक किस्सा मिला। कीमियागार को नार्सिस की किंवदंती के बारे में मालूम था। वो अपनी ही सुंदरता को गौर से देखने के लिए रोज एक सरोवर के तट पर झुककर उसमें झांका करता था। वो अपने आप से इस कदर मोहित हुआ कि एक सुबह वह उस सरोवर में जा गिरा और डूब गया। जिस जगह पर वो गिरा था वहां वो फूल पैदा हुआ जिसे नार्सिस कहा जाता था। लेकिन लेखक ने अपना किस्सा इस तरह समाप्त नहीं किया था। उसका कहना था कि जब नार्सिस मर गया तो वन देवियां वहां प्रकट हुईं और उन्होंने पाया कि वो सरोवर जो हमेशा मीठे पानी से भरा रहता था खारे आंसुओं के सरोवर में बदल चुका था। तुम क्यों रोते हो? देवियों ने पूछा। मैं नार्सिस के लिए रोता हूं, सरोवर ने जवाब दिया। आह, यह आश्चर्य की बात नहीं कि तुम नार्सिस के लिए रोते हो, उन्होंने कहा, क्योंकि हम जंगल में हमेशा उसका पीछा करते रहते थे। लेकिन तुम अकेले थे जो उसकी सुंदरता को इतने करीब से निहार सके। लेकिन क्या नार्सिस सुंदर था? सरोवर ने पूछा। यह बात तुमसे बेहतर कौन जानता है? देवियों ने विस्मित होकर कहा। आखिरकार ये तुम्हारे ही तो तट थे जहां वो हर रोज झुककर खुद को निहारा करता था। सरोवर कुछ देर खामोश रहा। अंत में उसने कहा, मैं नार्सिस के लिए रोता जरूर हूं, लेकिन मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था कि नार्सिस सुंदर था। मैं इसलिए रोता हूं क्योंकि जब भी वो मेरे तटों पर झुकता था तो उसकी आंखों की गहराई में खुद मेरी सुंदरता प्रतिबिंब होती थी। क्या ही खूबसूरत किस्सा है, कीमियागार ने सोचा। लड़के का नाम सेंटियागो था। जब अपनी भेड़ों के झुंड के साथ उस वीरान गिरजाघर में पहुंचा तब शाम ढल रही थी। गिरजाघर की छत बहुत पहले कभी गिर चुकी थी और जिस स्थान पर कभी प्रार्थना सामग्री का कक्ष हुआ करता था वहां अब चिनार का एक विशाल दरख्त उगाया था। उसने वहीं पर रात बिताने का फैसला किया। उसने टूटे दरवाजे से सारी भेड़ों को अंदर किया और उसके बाद वहां लकड़ी के कुछ लट्ठों से एक बाड़ तैयार कर दी ताकि रात में भेड़ें बाहर निकलकर यहां वहां ना भटकने पाए। वैसे उस इलाके में भेड़िए तो नहीं थे, लेकिन एक बार रात में एक भेड़ बाहर कहीं जा भटकी थी और लड़के को अगला पूरा दिन उसको तलाशते हुए बर्बाद करना पड़ा था। उसने अपनी जैकेट से फर्श को बुहारा और जो पुस्तक उसने अभी अभी पढ़कर समाप्त की थी उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर लेट गया। उसने मन ही मन कहा कि अब से मुझे मोटी मोटी पुस्तकें पढ़नी होंगी। वे लंबे समय तक चलती हैं और उनके तकिए भी ज्यादा आरामदेह होते हैं। अभी अंधेरा ही था जब उसकी नींद खुली और जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसे टूटी हुई छत के पार तारे दिखाई दिए। मुझे कुछ देर और सोते रहना चाहिए था, उसने सोचा। उसने रात में वही सपना एक बार फिर देखा था जो एक हफ्ते पहले देखा था और एक बार फिर वही हुआ था कि सपना पूरा होने के पहले ही उसकी नींद खुल गई थी। वो उठा और अपनी लाठी लेकर उन भेड़ों को जगाने लगा जो अभी भी सोई हुई थी। उसने देखा था कि उसके जागते ही उसके
ज्यादातर जानवर भी हिलने डुलने लगे थे, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के जीवन से बांध रखा था, जिनके साथ वो पिछले 2 वर्ष गुजार चुका था और भोजन पानी की तलाश में उनको इस गांव से उस गांव तक ले जाता रहा था। उनको मेरी इस कदर आदत पड़ चुकी है कि अब वे समझने लगी हैं कि मैं कब क्या करता हूं। वो बुदबुदाया। इस बारे में कुछ पल सोचने के बाद उसे लगा कि बात इसके उलट भी हो सकती है, कि वो खुद उनकी दिनचर्या का आदी हो गया हो। लेकिन उनमें से कुछ भेड़ें ऐसी भी थीं जिन्होंने जागने में थोड़ा ज्यादा वक्त लिया। उसने एक एक कर उनको अपनी लाठी से कोसते हुए उनका नाम लेकर पुकारा। उसका हमेशा से ये विश्वास रहा था कि वो जो कुछ भी कहता है भेड़ें उसे समझ लेती हैं। इसीलिए ऐसे वक्त भी आते रहे थे जब वो किसी पुस्तक को पढ़ते हुए उसे उसके जो हिस्से बहुत प्रभावित करते थे, वे हिस्से वो भेड़ों को पढ़कर सुनाया करता था। या ऐसे वक्त जब वो उनको चरगाहों में जीवन गुजारते हुए गडरियों के अकेलेपन या खुशियों के बारे में बताता था। कभी कभी वो उनके सामने उन चीजों पर टिप्पणियां भी किया करता था जो उसने उन गांव में देखी होती थी जहां से वो गुजरे होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो उनसे सिर्फ एक ही बात करता रहा था, एक लड़की के बारे में जो उस गांव के एक दुकानदार की बेटी थी, जहां वे 4 दिन बाद पहुंचने वाले थे। उस गांव में वो एक ही बार गया था पिछले साल। वो दुकानदार कपड़ों की एक दुकान का मालिक था और वो हमेशा कहा करता था कि भेड़ों का ऊन उसी के सामने काटा जाए ताकि किसी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो। उसके एक दोस्त ने उसे उस दुकान के बारे में बताया था और वो भेड़ों को लेकर वहां गया था। मैं कुछ ऊन बेचना चाहता हूं, लड़के ने दुकानदार से कहा। दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी, इसलिए दुकानदार ने गड़रिये से दोपहर बाद तक इंतजार करने को कहा। लड़का दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने अपने थैली से एक पुस्तक निकाल ली। मैं नहीं जानती थी कि गड़रिये पढ़ना भी जानते हैं। उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आई। वो लड़की इंडालूसिया इलाके की खास पहचान लिए हुए थी। लहराते हुए काले बाल और मूर विजेताओं की फीकी सी याद दिलाती आंखें। हाँ, वैसे मैं पुस्तकों से ज्यादा अपनी भेड़ों से सीखता हूं, उसने जवाब दिया। उनके बीच 2 घंटे तक बातचीत होती रही, जिस दौरान लड़की ने बताया कि वो उस दुकानदार की बेटी है। उसने गांव के जीवन के बारे में बताया कि वहां हर दिन एक जैसा होता है। गरड़िए ने उसे इंडालूसिया के देहातों के बारे में बताया और उन कस्बों की खबरें सुनाई जहां रुकता हुआ वो आया था। वो अभी तक भेड़ों से बतियाता आया था, इसीलिए ये वार्तालाप एक सुखद बदलाव था। तुमने पढ़ना कैसे सीखा? बातचीत के दौरान लड़की ने पूछा। जैसे हर कोई सीखता है, उसने कहा। स्कूल में? अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो तुम फिर निरे गरड़िए क्यों हो? जवाब में लड़का कुछ यूं बुदबुदाया जिससे वो उसके सवाल का जवाब टाल सकता था। जवाब में लड़का कुछ यूं बुदबुदाया जिससे वो उसके सवाल का जवाब टाल सकता। वो अच्छी तरह से जानता था कि लड़की उसकी बात कभी नहीं समझ पाएगी। उसने अपनी यात्राओं के किस्से जारी रखे और लड़की खौफ और अचरज से अपनी पूरी आंखें फाड़े उसकी बातें सुनती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़के ने पाया कि वो कामना कर रहा था कि काश वो दिन कभी ना बीते। लड़की का बाप उसी तरह व्यस्त बना रहे और उससे 3 दिन तक इंतजार कराता रहे। उसने पाया कि वो कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था जैसा उसने उसके पहले कभी नहीं किया था। हमेशा हमेशा के लिए एक जगह पर टिक कर रहने की आकांक्षा। उसे लगा कि काले बालों वाली उस लड़की के साथ उसके दिन कभी पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। लेकिन आखिरकार वो दुकानदार प्रकट हुआ और उसने लड़के से 4 भेड़ों का ऊन काटने को कहा। उसने ऊन की कीमत चुकाई और लड़के से अगले बरस फिर से आने को कहा। और अब सिर्फ 4 दिन बाकी थे जब वो एक बार फिर उसी गांव में पहुंचने वाला था। वो उत्तेजना से भरा हुआ था और उसी के साथ साथ असहज भी महसूस कर रहा था। क्या जाने लड़की उसे भूल ही चुकी हो। इस बीच न जाने कितने गरड़िए आए होंगे और अपना ऊन बेच गए होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी भेड़ों से कहा, मैं दूसरी जगहों की कई दूसरी लड़कियों को जानता हूं
लेकिन उसका दिल जानता था कि इससे फर्क पड़ता है। और वो जानता था कि समुद्री मल्लाहों और घुमंतू विक्रेताओं की ही तरह गरड़ियों को भी कभी कभी कोई ऐसा कस्बा मिल ही जाता है जहां कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे मिलकर वो निश्चिंत खानाबदोशी के जीवन के आनंद को भूल जाते हैं। आसमान से सूरज झांकने लगा था और गरड़िए ने अपनी भेड़ों से सूरज की दिशा में चलने को कहा। उनको कभी कोई फैसला नहीं लेना पड़ता। उसने सोचा शायद यही वजह है कि वे हमेशा उसके करीब बनी रहती है। भेड़ों को तो सिर्फ भोजन और पानी से ही सरोकार था। जब तक लड़का एंडालूसिया में सबसे अच्छे चारगाह खोजने के काबिल बना रहेगा, वे उसकी दोस्त बनी रहेंगी। हाँ, उनके सब दिन समान होते थे। दिन उगने से लेकर दिन डूबने तक वही अंतहीन जैसा लगता समय। और उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी। और जब लड़का उनको शहरों के दर्शनीय स्थलों के बारे में कुछ बताता था तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो तो भोजन और पानी मात्र से संतुष्ट थीं और बदले में वे उदारपूर्वक अपना ऊन, अपना साथ और कभी कभार अपना गोश्त दे दिया करती थी। लड़के ने सोचा अगर मैं आज एक दैत्य बन जाता और उन्हें एक एक कर मार डालने का फैसला कर लेता तो उनको तभी उस बात का एहसास होता जब ज्यादातर रेवड़ को काट डाला गया होता। वे मुझ पर भरोसा करती हैं और वे भूल चुकी हैं कि उनको किस तरह अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं ही उनका भरण पोषण करता हूं। लड़के को अपने इन ख्यालों पर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा हो सकता है कि उस गिरजाघर और उसके अंदर उगे चिनार पर कोई भूत सवार हो। उसी की वजह से उसको वो सपना दोबारा दिखा हो और उसी की वजह से उसे अपने इन वफादार साथियों पर गुस्सा आ रहा हो। उसने वह थोड़ी सी वाइन पी जो पिछले रात के भोजन के बाद बची रह गई थी और फिर अपनी जैकेट को अपने शरीर के ऊपर करीब खींच लिया। वो जानता था कि अब से कुछ ही घंटे बाद जब सूरज सिर पर आ चुका होगा तब गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी उसे अपने रेवड़ को मैदानों से हाँक कर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। वो गर्मियों के दिन का वो वक्त होता था जब सारा का सारा स्पेन सो जाता था। गर्मी रात होने तक बनी रहती थी और उसे पूरे समय अपनी जैकेट को ढोना पड़ता था। लेकिन जब उसके मन में उसके बोझ को लेकर शिकायत का भाव पैदा हुआ तो उसने याद किया कि ये जैकेट ही थी जिसकी वजह से वो भोर की ठंड का सामना कर पाता था। हमें बदलाव के लिए तैयार रहना जरूरी है, उसने सोचा। और उसके मन में जैकेट के वजन और गर्माहट के प्रति कृतज्ञता उमड़ आई। जैकेट का अपना एक उद्देश्य था और लड़के का भी अपना एक उद्देश्य था। उसके जीवन का उद्देश्य यात्रा करना था और एंडालुसिया के इलाकों में 2 साल तक सफर करने के बाद वो उस इलाके के सारे शहरों से वाकिफ हो चुका था। उसकी योजना था कि इस यात्रा के दौरान वो उस लड़की को समझाएगा कि किसी तरह एक साधारण गरड़िया जानता है कि पढ़ना कैसे सीखा जा सकता है। उसे बताएगा कि उसने 16 साल की उम्र तक पाठशाला में पढ़ाई की थी। उसके माँ बाप चाहते थे कि वह पादरी बनता और इस तरह एक साधारण किसान परिवार के गौरव का स्रोत बनता। वे महज भोजन और पानी जुटाने की खातिर कड़ी मेहनत करते थे जैसे ये भेड़ें करती हैं। उसने लैटिन, स्पेनिश और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी, लेकिन बचपन से ही उसकी ख्वाहिश दुनिया को जानने की रही थी और ईश्वर के बारे में जानने तथा आदमी के पापों को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। एक दोपहर जब वो अपने परिवार से मिलने पहुंचा तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहा कि वो पादरी नहीं बनना चाहता, वो यात्रा करना चाहता है। बेटा, तमाम दुनिया के लोग इस गांव से होकर गुजरे हैं, उसके पिता ने कहा। वो नई चीजों की खोज में आते हैं लेकिन जब वे यहाँ से जा रहे होते हैं तो वे वैसे के वैसे बने रहते हैं जैसे पहले थे। वे किले को देखने पहाड़ पर चढ़ते हैं और अंत में यही सोचते हैं कि गुजरा जमाना आज के जमाने से बेहतर था। भले उनके बाल भूरे हों या चमड़ी काली हो, लेकिन वे बुनियादी तौर पर होते वैसे ही हैं जैसे यहाँ के लोग हैं। लेकिन मैं कस्बों में जाकर वहां के वे किले देखना चाहता हूं जिनमें लोग रहते हैं, लड़के ने समझाया। वे लोग जब हमारे गांव देखते हैं तो कहते हैं कि वे यहाँ हमेशा के लिए बस जाना चाहते हैं। उसके पिता ने अपनी बात जारी रखी। ठीक है, मैं भी उनके मुल्क देखूंगा और देखूंगा कि वे किस तरह रहते हैं।
बेटे ने कहा, जो लोग यहाँ आते हैं उनके पास ढेर सारा पैसा होता है, इसीलिए वो यात्रा कर पाते हैं। उसके पिता ने कहा, हमारे बीच तो सिर्फ वही लोग यात्राएं करते हैं जो गड़रिया होते हैं। तो ठीक है, मैं गड़रिया ही बनूंगा। उसके पिता ने फिर कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने बेटे के लिए एक बटवा दिया जिसमें सोने की 3 प्राचीन स्पेनिश सिक्के थे। ये सिक्के मुझे एक दिन खेत में मिले थे। मैं चाहता था कि ये तुम्हें विरासत में मिलते, लेकिन अब तुम इनसे अपनी भेड़ें खरीदना जाओ चरगाहों में। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे गांव से अच्छी जगह कोई दूसरी नहीं है, और हमारे यहाँ की स्त्रियों से सुंदर कोई दूसरी स्त्रियां नहीं है। और उसने लड़की को आशीर्वाद दिया। लड़का स्वयं अपने पिता की आंखों में दुनिया का भ्रमण करने में सक्षम होने की आकांक्षा देख सकता था। एक ऐसी आकांक्षा जो अभी भी जीवित थी, बावजूद इसके कि उसके पिता पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और हर रात एक ही छप्पर तले सोने के बोझ तले वर्षों पहले उस आकांक्षा को दफना चुके थे। क्षितिज पर लालिमा छाई हुई थी और अचानक सूरज प्रकट हुआ। लड़के ने अपने पिता से हुई उस बातचीत के बारे में सोचा और खुश हुआ। इस बीच वो बहुत से किले देख चुका था और बहुत सी स्त्रियों से मिल चुका था, लेकिन उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकती थी जो उसके बाद से कई दिनों तक उसकी राह देखती रही थी। उसके पास एक जैकेट थी, एक पुस्तक थी जिसके बदले में वो दूसरी पुस्तक खरीद सकता था, और भेड़ों का एक झुंड था। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि वो हर दिन अपने सपने को जी पा रहा था। अगर वो इंडोनेशिया के चरगाहों से तंग आ जाता तो अपनी भेड़ों को बेचकर समुद्र पर जा सकता था। जब वो समुद्रों से उब जाएगा तो तब तक वो दूसरे बहुत से नगरों, बहुत सी स्त्रियों और सुखी होने के दूसरे बहुत से अवसरों से वाकिफ हो चुका होगा। मैं पाठशाला में ईश्वर को नहीं पा सका, उसने उगते सूरज की ओर देखते हुए सोचा। जबकि जब भी मुमकिन होता वो सफर के लिए कोई नया रास्ता ढूंढ लेता था। वो उस वीरान गिरजाघर में कभी नहीं गया था, बावजूद इसके कि वो उन हिस्सों से कई बार गुजर चुका था। बावजूद इसके कि वो उन हिस्सों से कई बार गुजर चुका था। दुनिया बहुत विशाल और अनंत थी। उसको अपनी भेड़ों को उस रास्ते पर थोड़ी देर चलने देने भर की जरूरत थी, और वो दूसरी दिलचस्प चीजों का पता लगा सकता था। समस्या ये है कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वे हर दिन एक नए रास्ते पर चल ही रही होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि जिन चारागाहों में वे होती हैं वे नए होते हैं और मौसम बदलते रहते हैं। वो तो सिर्फ भोजन और पानी के बारे में ही सोच पाती हैं। हो सकता है हम सभी ऐसे ही हों, लड़के ने सोचा। मुझे ही लो, जब से मैं उस दुकानदार की बेटी से मिला हूं, मैंने किसी दूसरी स्त्री के बारे में सोचा ही नहीं। सूरज की ओर देखते हुए उसने हिसाब लगाया कि वो दोपहर के पहले टेरिफा पहुंच जाएगा। वहां वो इस किताब के बदले थोड़ी मोटी सी पुस्तक ले सकता है, वाइन की अपनी बोतल भरा सकता है, दाढ़ी बना सकता है, बाल कटवा सकता है। उसे इस लड़की से मुलाकात की तैयारी करनी जरूरी थी, और वो इस संभावना के बारे में नहीं सोचना चाहता था कि कोई दूसरा गड़रिया भेड़ों का उससे बड़ा झुंड लेकर वहां पहले ही पहुंच चुका हो और लड़की का हाथ मांग चुका हो। किसी सपने के साकार होने की संभावना ही जिंदगी को दिलचस्प बनाती है। उसने सूरज की स्थिति पर एक बार फिर नजर डालते हुए सोचा और अपनी चाल तेज कर दी। उसे सहसा याद आया कि टेरिफा में एक बुढ़िया है। वो बुढ़िया लड़के को घर के पिछवाड़े एक कमरे में ले गई। उस कमरे में उसके बैठक कक्ष के बीच रंग बिरंगे मनकों का एक पर्दा डला हुआ था। कमरे में एक मेज, यीशु की पवित्र हृदय की एक तस्वीर और 2 कुर्सियां थी। वो स्त्री बैठ गई और उसने लड़के से भी बैठ जाने को कहा। फिर उसने लड़की की दोनों हथेलियां अपने हाथों में थाम ली और धीमे स्वर में प्रार्थना करने लगी। वो किसी जिप्सी प्रार्थना की तरह लगती थी। लड़के को जिप्सियों का अनुभव था जो उसे रास्ते में मिलते रहे थे। वे भी यात्रा किया करते थे, लेकिन उनके साथ भेड़ नहीं होती थी।
लोगों का कहना था कि जिप्सी दूसरों को ठग कर अपना जीवन गुजारते हैं। यह भी कहा जाता था कि उनका शैतान के साथ समझौता था और वे बच्चों का अपहरण कर उनको अपने रहस्यमयी डेरों पर ले जाते थे और उनको अपना गुलाम बनाकर रखते थे। लड़का बचपन में इस आशंका से बेहद डरा रहता था कि कहीं उसको जिप्सी ना पकड़ ले जाए, और इसीलिए जब उस औरत ने उसके हाथ अपने हाथों में लिया तो उसका बचपन का वो डर वापस लौट आया। लेकिन फिर लड़कों ने खुद को सांत्वना देते हुए सोचा कि उस औरत ने वहां ईसा के पवित्र हृदय की तस्वीर लगा रखी है। वो नहीं चाहता था कि उसके हाथ कांपने लगे और औरत को लगे कि वो डर रहा है। बहुत ही दिलचस्प। औरत ने लड़के की हथेलियों पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए कहा, और वो फिर खामोश हो गई। लड़का अंदर ही अंदर घबरा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे और औरत ने उसे महसूस किया। लड़के ने जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए। मैं यहाँ आपसे अपनी हाथ की रेखाएं पढ़वाने नहीं आया था, उसने कहा। उसे वहां आने पर पछतावा हो रहा था। पल भर को उसके मन में आया कि वो उसकी फीस अदा करे और वहां से चलता बने। उसे यह भी लगा कि वो बार बार आने वाले अपने उस सपने को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहा है। तुम यहाँ इसलिए आए थे ताकि अपने सपने के बारे में जान सकते, बुढ़िया ने कहा। और सपने ईश्वर की जबान होते हैं। जब वो हमारी जबान में बात करता है तो मैं समझ सकती हूँ कि उसने हमसे क्या कहा है। लेकिन अगर वो आत्मा की जबान में बात करता है तो सिर्फ तुम ही उसे समझ सकते हो। बहरहाल जो भी हो, मैं तुमसे इस सलाह के लिए फीस तो लूंगी ही। लड़के ने सोचा, यह भी इसकी एक और चाल है। लेकिन फिर उसने जोखिम उठाने का मन बना लिया। आखिर एक गड़रिये को भी भेड़ियों और भूख से निपटने के जोखिम तो उठाने ही पड़ते हैं, और यही चीज उसके जीवन को रोमांचक बनाए रखती है। मुझे एक ही सपना तो दो मुझे एक ही सपना 2 बार आया, उसने कहा। सपने में मैंने देखा कि मैं अपनी भेड़ों के साथ एक चरगाहे में हूं। तभी एक बच्ची आई और वो भेड़ों के साथ खेलने लगी। मुझे यह पसंद नहीं है कि लोग ऐसा करें, क्योंकि भेड़ें अजनबियों से डर जाती हैं। लेकिन लगता है कि बच्चे उनको डराया बिना उनके साथ खेल सकते हैं। मैं इसकी वजह नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि भेड़ों को इंसान की उम्र के बारे में कैसे पता चल जाता है। मुझे अपने सपने के बारे में और बताओ, औरत ने कहा। मुझे अपना खाना पकाना है और तुम्हारे पास ज्यादा पैसे तो हैं नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। वो बच्ची मेरे भेड़ों के साथ कुछ देर खेलती रही। लड़के ने कुछ अनमने भाव से कहा, और फिर उस बच्ची ने अचानक मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे मिस्र के पिरामिडों पर ले गई। वो पल भर को रुका, ये जानने के लिए कि क्या वो औरत जानती है कि मिस्र के पिरामिड क्या हैं। लेकिन औरत ने कुछ नहीं कहा। फिर मिस्र के पिरामिडों पर ये शब्द उसने बहुत धीरे धीरे बोले थे, ताकि औरत उनको समझ सके। उस बच्ची ने मुझसे कहा, अगर तुम यहां आओगे तुम्हें यहां पर एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। और जिस वक्त वो मुझे ठीक ठीक वो जगह दिखाने वाली थी जहां वो खजाना छिपा हुआ था, तभी मेरी नींद खुल गई। दोनों बार। औरत कुछ देर खामोश रही। फिर उसने दोबारा उसके हाथ अपने हाथ में ले लिए और उनको गौर से देखने लगी। अब मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगी, उसने कहा। लेकिन अगर तुम्हें वो खजाना मिल गया तो मैं उसका 10वां हिस्सा लूंगी। लड़का खुश होकर हंस पड़ा। वो इसलिए खुश था कि छिपे हुए खजाने के उस सपने की वजह से वो अपना वो थोड़ा सा पैसा बचा रहा था जो उसके पास था। ठीक है, इस सपने के बारे में समझाओ, उसने कहा। सबसे पहले कसम खाओ। कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूं उसके बदले में तुम मुझे अपने खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। गरड़ी ने कसम खाई। बुढ़िया ने उससे ईसा के पवित्र हृदय की ओर देखते हुए फिर से कसम खाने को कहा। ये सपना संसार में ये सपना संसार की भाषा है, उसने कहा। मैं इसकी व्याख्या कर सकती हूँ, लेकिन ये व्याख्या बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि जो कुछ तुम्हें मिलने वाला है उसके एक हिस्से पर मेरा हक बनता है। और ये रही मेरी व्याख्या। तुम्हें मिस्र के पिरामिडों पर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं है, लेकिन अगर वे तुम्हें किसी बच्ची ने दिखाए हैं तो इसका मतलब है कि उनका वजूद है। वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा, तुम्हें अमीर बना देगा। पहले तो लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर चिढ़ भी हुई।
ये जानने के लिए तो उसे बुढ़िया की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि इसके लिए उसे कोई पैसा नहीं देना है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा सपना मुश्किल किस्म का है। बहुत सरल दिखने वाली चीजें ही जिंदगी की सबसे साधारण चीजें होती हैं। सिर्फ अक्लमंद लोग ही उनको समझ सकते हैं। और चूंकि मैं अक्लमंद नहीं हूं, इसलिए मुझे हाथ की रेखाएं पढ़ने जैसी दूसरी कलाएं सीखनी पड़ी हैं। ठीक है, ये बताओ कि मैं मिस्र पहुंचूंगा कैसे? मैं तो सिर्फ सपनों की व्याख्या करती हूँ, मैं उनको वास्तविकता में बदलना नहीं जानती। इसीलिए मुझे अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अगर मैं कभी मिस्र तक पहुंच ही नहीं पाया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे भी ये पहली बार नहीं होगा। और फिर औरत लड़के से कहा कि जब तुम जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ अपना बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ। लड़का बहुत निराश था। उसने फैसला कर लिया कि वो आगे से कभी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। उसे याद आया कि उससे बहुत सारे काम निपटाने थे। उसने बाजार जाकर कुछ खाया, अपनी पुस्तक के बदले उससे कुछ मोटी सी एक पुस्तक हासिल की, और जो नई वाइन उसने खरीदी थी उसे चखने के लिए वो चौक की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। दिन गर्म था और वाइन पीकर उसे ताजगी मिली। उसकी भेड़ें नगर के द्वार पर उसके एक दोस्त के तबेले में थी। लड़का इस नगर के बहुत से लोगों से परिचित था, इसी वजह से उसे यात्रा आकर्षित करती थी। वो हमेशा नए दोस्त बना लेता था और उनके साथ उसे अपना सारा समय भी नहीं गुजारना पड़ता था। जब किसी को उन्हीं उन्हीं लोगों को रोज रोज देखना पड़ता है, जैसा कि उसके साथ पाठशाला में हुआ करता था, तो वे लोग अंततः उस व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वे उस व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा दूसरे लोग उसे देखना चाहते हैं, तो वे लोग उससे नाराज हो जाते हैं। लगता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में स्पष्ट रूप ये धारणा बैठी होती है कि दूसरे लोगों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, लेकिन खुद उसे कैसा जीवन जीना चाहिए यह बात वो नहीं जानता। उसने फैसला किया कि वो तब तक इंतजार करेगा जब तक कि सूरज और थोड़ा ढल नहीं जाता। इसके बाद ही वो अपने रेवड़ को लेकर मैदानों को पार करेगा। अब से 3 दिन बाद वो उस दुकानदार की बेटी के साथ होगा। वो पुस्तक पढ़ने लगा जो उसने खरीदी थी। पहले ही पन्ने पर उसमें एक अंतिम संस्कार का वर्णन किया गया था, और जो लोग उस अंतिम संस्कार में शामिल थे उनके नामों का उच्चारण करना मुश्किल था। उसने सोचा अगर वो कभी कोई पुस्तक लिखेगा तो वो एक वक्त में एक ही व्यक्ति का वर्णन करेगा, ताकि पाठकों के ढेर सारे लोगों के नाम याद ना रखना पड़े। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होंगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज।